जय हिंद दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस CUET 2023 के सेशन में आपका स्वागत है। और इससे पहले रामनवमी का आज पवित्र दिन है, तो रामनवमी की शुभकामनाएं आपको। और आज हम लोग स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो है कॉमर्स स्ट्रीम, मतलब बीकॉम के लिए, CUET बीकॉम के लिए जो डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और BST है, उसका आज हम लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकाउंटेंसी डोमेन सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही है और किस तरीके से आपका सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा, किस तरीके से प्रैक्टिस होगी। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि नवमी के अवसर पर सभी सब्जेक्ट्स में 90% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, अगर उस किसी कोर्स में को अवेल करके आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग अकाउंट्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब हम लोग बात कर रहे थे सिलेबस की इससे पहले की क्लास में, तो सिलेबस में हमने देखा कि अकाउंटेंसी में सबसे पहले क्या था, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में सबसे जो पहली बात आती है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें समझेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। अगर हम आपकी थोड़ी सी पहले के प्रिपरेशंस को याद दिलाएं, पहले इससे पहले जो आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो आपने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 11th क्लास के सिलेबस में, 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में आपने पढ़ा है क्या, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कितने टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब भी किसी चीज के टाइप की स्टडी करते हैं हम लोग, तो टाइप की स्टडी करते समय किस बेसिस पे वो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं ये हमको पता होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वहां पढ़ रहे थे, तो वहां पे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप था। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो बिजनेस के टाइप्स होते थे वो होता था सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप होता था, फिर पार्टनरशिप बिजनेस होता था, फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता था, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता था। ये सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बताया गया था वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, ओनरशिप। अगर हम लोग अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में बात करें, अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि अकाउंटिंग में इन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने का क्या यूजफुलनेस है, क्या रिलेवेंस है, तो अगर हम अकाउंटिंग का मतलब जो समझते हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, फाइनेंशियल डेटा को सिस्टमैटिकली मैनेज करता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम सोल ट्रेडरशिप बिजनेस की बात कर रहे हैं, चाहे हम सोल ट्रेडरशिप बिजनेस की बात कर रहे हो, चाहे हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर रहे हो, चाहे हम कंपनी की बात कर रहे हो, इन सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या उनके फाइनेंशियल डेटा को मैनेज करने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। तो अगर सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उनके फाइनेंशियल डेटा को मैनेज करने की जरूरत है, तो यहां पे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, फिर पार्टनरशिप बिजनेस में कैसे मेंटेन करेंगे, कंपनी में कैसे मेंटेन करेंगे, ये हर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग प्रोसेस को हमको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आज यहाँ पे CUET 2023 कॉमर्स यानी बीकॉम के लिए जो सिलेबस है आपका वो है पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने से पहले हम लोग पार्टनरशिप क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सोल ट्रेडरशिप जो बिजनेस होता था वो कैसा होता था? सोल ट्रेडरशिप बिजनेस जो होता था उसमें सिंगल पर्सन बिजनेस को ओन करता था, मतलब ओनरशिप सिंगल पर्सन के पास होती थी। सिंगल पर्सन बिजनेस को ओन करता था, कंट्रोल करता था और मैनेज करता था, मतलब सारा डिसीजन मेकिंग, सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और सारी मैनेजरियल स्किल केवल एक पर्सन की होती थी। सिंगल पर्सन सारे बिजनेस को कंट्रोल, ओन एंड मैनेज करता था। तो वहां पे सीधी सी बात है, जब सिंगल पर्सन बिजनेस को कैरी कर रहा हो तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ रही होंगी। फिर उससे बड़ा फॉर्म जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बना, वो दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना, कौन सा? पार्टनरशिप बिजनेस। अब पार्टनरशिप बिजनेस में क्या क्या बातें होती हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, और पार्टनरशिप बिजनेस में क्या क्या अकाउंटिंग प्रोसेस, क्या क्या अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या क्या बातें हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग करेंगे, वो यहाँ पे हम लोग आज देखते हैं। सबसे अगर पहले हम बात करें
तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप पार्टनरशिप पहले से ही सुन रखे हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पहले से दो पार्टनर या दो से अधिक लोग मिलकर जब बिजनेस करते हैं। यहां पे हम टेक्निकली समझते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिजनेस की तो यहां पे देखिए पार्टनरशिप बिजनेस में लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले 2 or more persons join hands to set up a business to share its profit, to share its profit। यहां पे जिन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूंगा उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। मुझे कलर चूज करना था। चलिए तो हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की, जहां पे 2 or more पर्सन्स क्या करते हैं, एसोसिएट होते हैं। किस लिए एसोसिएट होते हैं, एक बिजनेस का सेटअप बनाने के लिए, एक बिजनेस को सेट करने के लिए और उसके प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए, देन दे आर सेट टू बी इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। ध्यान से बात आप समझिए, पार्टनरशिप की जो यहाँ पे मीनिंग लिखी, दूसरी मीनिंग की बात करें, दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग, उसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या पार्टनरशिप की डेफिनेशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं। आप ये बात समझिए कि पार्टनरशिप क्या है, द रिलेशन बिटवीन 2 or more पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है, जो आपस में एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब सीधी सीधी बातें क्या यहाँ पे निकल के सामने आ रही है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप बिजनेस 2 या 2 से अधिक लोगों का क्या होता है, एसोसिएशन होता है, जिसमें वो लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं, जिसमें सारे पार्टनर मिलके काम कर सकते हैं या कोई एक पार्टनर सभी पार्टनर के लिए काम कर सकता है। अगर हम लोग और आगे इसके बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल के सामने आती हैं, जो 2 4 5 बातें इंपॉर्टेंट निकल के सामने आती हैं उसके बारे में यहां बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो सबसे पहली बात यहां पे क्या निकल के आई, यहां पे 2 या 2 से अधिक लोग होंगे, 2 or more पर्सन। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या बातें निकल के हम लोग की सामने आ रही हैं। सबसे पहला हमने देखा क्या कि 2 या 2 से अधिक लोग होंगे, 2 or more पर्सन। अब 2 या 2 से अधिक लोग, क्योंकि सोल ट्रेडरशिप बिजनेस में क्या होता था, सिंगल पर्सन बिजनेस को ओन करता था, कंट्रोल करता था और मैनेज करता था। यहां पे 1 से ज्यादा लोग होंगे, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम की अगर हम बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। एक क्वेश्चन यहां पे ये भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर हम बात करें कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। समझने वाली बात क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होंगे। लिमिटेशन या मैक्सिमम लिमिट इसलिए बनाई गई ताकि हम अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली समझ सकें। अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होते हैं। ये बात कहां से तय होती है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। दूसरी बात,
अगर हम लोग पहली बात समझ लिए पार्टनरशिप की, तो दूसरी बात हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या। अगर पार्टनरशिप के एलिमेंट की बात करते हैं, पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स की बात करते हैं और पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली बात हमने देखा 2 और मोर पर्सन। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? 2 होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे? 50 होंगे। और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 की बात कहां पे बताई गई है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में बताई गई है। फिर दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब यहां पे क्या है? एग्रीमेंट का मतलब यहां पे है किससे? कंसेंट से। एग्रीमेंट का मतलब किस चीज से है? कंसेंट। और कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। बताइए, जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी बिजनेस को या किसी काम को करने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है 2 या 2 से अधिक माइंड जब एक जगह पे आएंगे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं, उनके माइंड में क्या बातें चल रही हैं, वो सिमिलर होना बहुत जरूरी है, तभी आगे वो कंटिन्यू हो पाएगा। तो यहाँ पे कंसेंट होना क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब एग्रीमेंट से यहाँ पे क्या है? एग्रीमेंट पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब होता है कि उनके बीच में आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय होते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं। नॉर्मली वो टर्म्स एंड कंडीशन कैसे होते हैं? रिटन होते हैं। अगर हम आगे बात करें तीसरे पॉइंट की, अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस का होना इंपॉर्टेंट है। लॉफुल बिजनेस, हमने 2 बातें अभी तक कर ली। पार्टनरशिप बिजनेस में पहली बात आपको क्या देखना है? 2 और मोर पर्सन होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50। दूसरी बात हमने देखा एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। नॉर्मली एग्रीमेंट कैसे होता है? रिटन होता है। फिर अगर हम तीसरी बात करने जा रहे हैं, तो तीसरी बात हमने कहा कि उनके बीच में लॉफुल बिजनेस, एक लीगल बिजनेस होना जरूरी है। लीगल बिजनेस का मतलब यह है कि कहीं सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके अगर कोई बिजनेस हो रहा है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, जिसको इलीगल पहले से माना गया, वो बिजनेस अगर होगा तो पार्टनरशिप को वैलिड नहीं कहा जाएगा। और बिजनेस का मतलब यहां पे क्या है? बिजनेस का मतलब यहां पे यह है कि अगर 2 या 2 से अधिक लोग मिलके आपस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उनके बीच में बिजनेस का होना कंपलसरी है। और बिजनेस का यहाँ पे मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन से नहीं है। अगर 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलते हैं और वो किसी एक प्रॉपर्टी या किसी एक चीज को बेच के उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, तो उनको पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर नहीं रखा जाएगा, उसको पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहा जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा और साफ है, अगर किसी बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस तब कहा जाएगा जब उनके बीच में लीगल बिजनेस होगा। मतलब बिजनेस का मतलब है रेगुलर बेसिस पे। अगर बिजनेस की एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बताऊं तो 11th क्लास में जो आपने पढ़ा बिजनेस की छोटी सी डेफिनेशन वो क्या थी कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल आर regularly engaged in buying and selling of goods and services for the purpose of earning profit। सीधा सा मतलब बिजनेस का है रेगुलर बेसिस पे अगर गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है, किस पर्पस से? प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से, तो उसको बिजनेस कहा जाता है। मतलब सिंगल ट्रांजेक्शन इज नॉट अ बिजनेस। सिंगल ट्रांजेक्शन को बिजनेस नहीं कह सकते हैं आप। तो यहां पे लॉफुल या लीगल बिजनेस होना जरूरी है। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप बिजनेस में, उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो म्यूचुअल एजेंसी एमंग पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होना इंपॉर्टेंट है। अब म्यूचुअल एजेंसी से पहले एजेंसी का मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे देखिए एजेंसी टर्म जो आया वो किससे आया? एजेंट से। और एजेंट कहां से आया? प्रिंसिपल से। अगर किसी सब्जेक्ट मैटर या किसी बिजनेस का ओनर है तो उसको एज ए प्रिंसिपल ट्रीट किया जाता है। और अगर किसी सब्जेक्ट मैटर या किसी बिजनेस के ओनर के बिहाफ में उसके सारे राइट्स के बेसिस पे या राइट्स एंड ड्यूटीज के बेसिस पे किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है कि ओनर के बिहाफ में काम कर सकता है, तो उसको उसका एजेंट कहा जाता है। मतलब एक तरह से प्रिंसिपल या ओनर की जो फोटो कॉपी होती है उसको एजेंट कह सकते हैं। प्रिंसिपल या ओनर के राइट पे, प्रिंसिपल या ओनर के राइट्स एंड ड्यूटीज पे या उनके बिहाफ पे अगर कोई काम करने वाला पर्सन अपॉइंट किया जाता है ओनर की कंसेंट से, तो उसको क्या कहा जाता है? एजेंट कहा जाता है। और इसी एजेंट से एजेंसी रिलेशनशिप आती है। जो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में रिलेशनशिप होती है उसी को एजेंसी रिलेशनशिप कहा जाता है।
अब यहाँ पे एजेंसी रिलेशनशिप का क्या रिलेवेंस है, यहाँ पे एजेंसी रिलेशनशिप की क्यों बात की जा रही है पार्टनरशिप बिजनेस में, इस बात को हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस में 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर आपस में बिजनेस करते हैं। यहाँ पे मतलब है कि सारे पार्टनर्स अगर कोई भी काम करते हैं तो वो एक दूसरे को बाइंड करते हैं। अगर किसी पार्टनर ने कुछ भी काम किया तो वो दूसरे पार्टनर की कंसेंट से किया, ऐसा माना जाता है। मतलब एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग टू ऑल पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर के द्वारा किया गया कोई भी काम सभी पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। 1-2 एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। एग्जांपल ऐसे देखते हैं, सपोज किसी पार्टनर ने जो रॉ मटेरियल्स थे बिजनेस के अंदर, जो रॉ मटेरियल्स थे या गुड्स थे, उसको ऑर्डर कर दिया सप्लायर के पास। 3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर में से किसी एक पार्टनर ने बिना दोनों पार्टनर से पूछे हुए गुड्स या रॉ मटेरियल को क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया। अब ऑर्डर आने पे जिस पार्टनर ने ऑर्डर किया था वो पार्टनर अवेलेबल नहीं था ऑफिस में, दूसरा पार्टनर अवेलेबल था। अब गुड्स की डिलीवरी आने पे अगर दूसरा पार्टनर मना कर रहा है तो बताइए यहां पे लॉस किसका होने वाला है, सप्लायर का। लेकिन गलती किसने किया, पार्टनर ने। गलती पार्टनर ने किया और लॉस किसका होने वाला है, सप्लायर का। इस वजह से जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें यह मेंशन किया गया कि सारे पार्टनर्स के एक्ट, सारे पार्टनर के एक्शन को एक दूसरे से बाइंड किया जाना जरूरी है। या किसी भी पार्टनर ने कोई भी काम किया तो उसके लिए सभी पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल करना सही है। दूसरा पार्टनर डिनाई नहीं कर सकता कि हमने गुड्स की ऑर्डर नहीं किया और हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा करने से सप्लायर का लॉस होगा। जबकि पार्टनरशिप बिजनेस में म्यूचुअल एजेंसी की बात की जाती है, मतलब सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। All partners are principal as well as agent for each other। म्यूचुअल एजेंसी का सीधा सीधा मतलब आप दिमाग में बैठा लीजिए। मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है all partners are प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ईच अदर। सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी हैं और एक दूसरे के लिए एजेंट भी हैं। मतलब ये जो एजेंसी रिलेशनशिप है वो सारे पार्टनर्स के बीच में अप्लाई होती है। किसी भी पार्टनर, एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग टू ऑल पार्टनर। सभी पार्टनर को बाइंड करता है, सभी पार्टनर्स को बांधता है। जो लास्ट इसका पॉइंट है, अगर इसके लास्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, 2 और मोर पर्सन्स हो गया। अगर हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये भी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप बिजनेस में सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है। ठीक से आप सुनिए इस बात को। मैंने क्या कहा कि पार्टनरशिप बिजनेस में सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी होता है। तो सर क्यों? अगर किसी पार्टनर की इच्छा है, किसी पार्टनर का मन है कि हम जानबूझ के वो कहे कि हम पार्टनरशिप बिजनेस में आपके पार्टनर बनना चाहते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट के लिए नहीं बनना चाहते, जब आप लॉस होगा तब आप हमको याद करिएगा, प्रॉफिट आप लोग खुद रखिएगा। अगर किसी की ऐसी इच्छा है तो क्या पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल इलीगल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाएगा। क्यों ऐसा हो सकता है? क्यों ऐसा कहा गया? रीजन उसके पीछे यह है कि इस धरती पे किसी भी इंसान को ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको प्रॉफिट ना पसंद हो। बताइए, बिजनेस अगर कोई कर रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस अगर कोई कर रहा है, तो क्या वो प्रॉफिट नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शेयर करना सभी पार्टनर्स को क्या है? कंपलसरी है। अब इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा एस्पेक्ट सोचना, कहा जाता है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो दूसरे अगर पहलू की बात करें, दूसरे एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्या सभी पार्टनर को प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है? तो क्या सर सभी पार्टनर्स को लॉस भी शेयर करना कंपलसरी है? नहीं। यहां पे लिखा क्या गया है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल पार्टनर्स इज कंपलसरी। लॉस के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है सारे पार्टनर्स के द्वारा, लेकिन लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। अगर सपोज करिए यहां पे 3 पार्टनर है, एक पार्टनर एक्स, एक पार्टनर वाई, एक पार्टनर जेड। इसमें अगर प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो एक्स भी शेयर करेगा, वाई भी शेयर करेगा, जेड भी शेयर करेगा। लेकिन अगर कहा जाता है, अगर कहा जाता है लॉस होगा, लॉस होने के केस में एक्स शेयर करेगा, वाई शेयर करेगा, जेड शेयर नहीं करेगा। अगर ऐसा
पार्टनरशिप बिजनेस में बात होती है कि प्रॉफिट होने के केस में सारे पार्टनर शेयर करेंगे, लॉस होने के केस में केवल एक्स और वाई शेयर करेंगे, जेड नहीं शेयर करेगा। क्या इसको लीगल फॉर्म या प्रॉपर फॉर्म ऑफ बिजनेस, प्रॉपर फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है, लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। तो यहां पे हम लोग को एक बात क्लियर कट समझ में आ गई कि सारे पार्टनर्स, अच्छा किसी पार्टनर को क्यों लॉस नहीं दिया जाएगा? ये प्रोविजन इसलिए बनाया गया क्योंकि कभी कभी पार्टनरशिप में माइनर, छोटा बच्चा यानी 18 साल से कम माइनर, अगर 18 इयर्स के बिलो किसी पर्सन को पार्टनर बनाया जाता है तो उसको केवल और केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया जाता है, उसको लॉस में उसका शेयर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक माइनर जो 18 ईयर्स से बिलो है उसको अपनी फाइनेंशियल प्रॉफिट या फाइनेंशियल लॉस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, या सोसाइटी की अच्छाइयों और बुराई के बारे में उसको नहीं पता है, इस वजह से उसको केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया जाता है। ऐसा ना हो कि कहीं किसी माइनर 18 ईयर्स के बिलो पर्सन को, किसी माइनर को पार्टनरशिप में शामिल करके उसकी प्रॉपर्टी का मिसयूज कर लिया जाए, उसकी कैपिटल का, उसकी वेल्थ का मिसयूज कर लिया जाए। इसलिए ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा प्रोविजन बनाया गया कि माइनर को अगर पार्टनर बनाया जाता है तो केवल केवल किसके लिए बनाया जाएगा? प्रॉफिट के लिए बनाया जाएगा। तो इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे कि लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होगा? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अगर हम बात करें तो सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड टर्म का क्या मतलब है उसको हम लोग समझ लेते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज की जा सकती इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डेब्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप बिजनेस जो चल रहा है उसका लॉस होता है और किसी भी फर्म का लॉस या उसका लोन है, कोई लोन का पेमेंट करना है, तो लोन को पेमेंट करने के लिए अगर पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी तक यूज करना पड़े तो यूज किया जा सकता है। सीधी सी बात आप समझिए, अगर बिजनेस की एसेट्स कितनी है? 5 लाख, और बिजनेस की लायबिलिटी कितनी आ रही है? एसेट्स और लायबिलिटी नॉर्मली क्या होगी? बैलेंस शीट में बराबर होगी। लेकिन अगर हम कहें कि हमारी एसेट्स की जो बैलेंस शीट में वैल्यू थी उसको मार्केट में बेचने पे कम पैसा मिला, और हमारी इस समय जो एक्चुअल लायबिलिटी है वो कितनी है? 5 लाख, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ऑफ जो एसेट्स है वो कितनी है? 3 लाख है। तो हम 5 लाख का पेमेंट 3 लाख से नहीं कर पाएंगे। जो बचा हुआ 2 लाख है उसको पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को लेकर उसका पेमेंट किया जा सकता है। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टनर कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डेब्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के डेब्ट को, लोन को, लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात कर लेते हैं, अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात कर लेते हैं तो सारे पार्टनर्स के पास फुल राइट होता है कि बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डे टू डे की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। ये पार्टनर्स की क्या होती है? ड्यूटीज या राइट्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट और कंट्रोल की बात अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज ऑप्शनल। अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो कराएं, नहीं कराना चाहे तो बिना रजिस्ट्रेशन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी कैरी किया जा सकता है। ये इसेंशियल फीचर्स या इसेंशियल एलिमेंट्स की बात थी पार्टनरशिप बिजनेस की या पार्टनरशिप फर्म की। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में और क्या बातें आती हैं। अब यहां पे अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और इसको समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात आप समझिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं उसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं। पार्टनरशिप डीड को कहा जाता है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख
साझेदारी संलेख। अब पार्टनरशिप बिजनेस का क्या, पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप डीड का। तो पार्टनरशिप डीड समझने से पहले डीड का क्या मतलब होता है उसको समझ लेते हैं। डीड, बेसिकली डीड का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट। डीड का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, कुछ लीगल पेपर, लीगल पेपर्स या ऑथराइज्ड पेपर्स कह सकते हैं, जो ऑथराइज्ड किया गया हो। अब अगर लीगल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं या कह सकते हैं डीड की बात करते हैं, तो डीड का मतलब क्या हमने बताया, डॉक्यूमेंट्स या लीगल पेपर। और डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी क्या है, जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो मार्कशीट्स हैं, वो भी क्या है, एक तरह से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर मार्कशीट या रिजल्ट की हम बात करें तो आपके डॉक्यूमेंट है, क्योंकि एक प्रॉपर अथॉरिटी से वो इशू किए गए हैं। तो अगर आप कहें कि डॉक्यूमेंट्स क्या प्रूव करते हैं, आपने अगर 10th क्लास का मार्कशीट हमको दिखाया तो हम ये कह सकते हैं कि आपने 10th क्लास क्या किया है, पास किया हुआ है। वो हमने कैसे जाना, क्योंकि आपके पास उसका मार्कशीट अवेलेबल है। तो कुल मिला के यहाँ पे डीड का मतलब डॉक्यूमेंट, और पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप का क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप भी क्या है, टू या मोर पर्सन, टू और मोर पर्संस का एसोसिएशन है, जिसमें वो लोग बिजनेस कैरी करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सारे पार्टनर मिलकर काम कर सकते हैं या कोई एक पार्टनर सारे पार्टनर के लिए काम कर सकता है। तो अब यहां पे अगर हम बात करें कि पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब होता है, तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक चीफ डॉक्यूमेंट है, एक चीफ डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप बिजनेस का, जिसमें पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए गए रहते हैं। अगर हम इसको हिंदी में समझना चाहें तो साझेदारी संलेख क्या होता है, एक मुख्य दस्तावेज होता है जिसमें सारे साझेदारी के सारे नियम व शर्तें लिखी गई होती हैं। तो कुल मिला के चीफ डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में आप खुद सोचिए कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें मेंशन की गई होंगी या क्या क्या बातें मेंशन हो सकती हैं। अगर हम बात करें पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें हो सकती हैं, तो आपका जो कॉमन सेंस है वो क्या कहेगा। सबसे पहला पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, किस नाम से पार्टनरशिप फर्म चल रही है और उसका एड्रेस कहां पे है। यहां पे इसको कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें मेंशन की गई उसको कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड या कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कह सकते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में सबसे पहला हमने क्या देखा कि इसमें क्या बातें हो सकती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म हमने कह दिया। दूसरे पे नेम एंड एड्रेस ऑफ क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का नाम क्या है और उनके क्या क्या एड्रेसेस हैं, कहां के वो रहने वाले हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब है कि हेड ऑफिस कहां पे होगा, जो पार्टनरशिप फर्म चल रही है उसकी हेड ऑफिस कहां पे होगी, उसकी ब्रांचेज हो सकती हैं, लेकिन जो पार्टनरशिप बिजनेस का हेड ऑफिस होगा वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, वहां पे सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे। हो सकता है जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो वहीं पे ली जाए, इस वजह से उसको कह सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि क्या पार्टनरशिप डीड रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि वेदर पार्टनरशिप डीड में भी रिटन और ओरल, तो आप कह सकते हैं हाँ रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। बट अगर पूछता है कि जनरली पार्टनरशिप डीड में भी, तो आपका हमेशा आंसर क्या होगा, रिटन रहेगा। जनरली पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रिटन होती है। ठीक है, हाँ अनुपमा का क्वेश्चन आया है, अकाउंटिंग रेशियो पढ़ना चाह रहे थे। अच्छा नहीं, दरअसल ये सीयूईटी का एकदम लेक्चर 1 से एकदम सीरीज पूरी लेक्चर्स की जो है तैयार करना है। इस पर्पस से हमने ये ट्राई किया कि जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को कवर करते हैं।
ठीक है, अभी 31 मार्च को अकाउंटेंसी का एग्जाम होना है, उस एग्जाम को दे लो। जो कॉमर्स स्ट्रीम के सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 31 का भी अकाउंटेंसी का एग्जाम बचा हुआ है, उनको ऑल द बेस्ट। और कल एग्जाम वो देने के बाद तब ये सीयूईटी की जो है अपनी प्रिपरेशन के लिए वो आके यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि ये बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद, बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद ये आपका सीयूईटी का भी प्रिपरेशन हो गया, मतलब आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो संघर्ष की मिठास है यही आपको जीवन भर रास आने वाली है। ये संघर्ष की मिठास यानी जो स्ट्रगल का जो टाइम चल रहा है, अगर आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे तो यही आपको लाइफ टाइम आपके लिए मेमोरेबल होने वाला है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप अभी अपने आप को, अपने एग्जाम्स को खत्म मत मानिए, आप अपने आप को रेस्ट वाले मोड में मत लाइए, मोड मत बदलिए और ना ही मूड चेंज करिए, क्योंकि ना तो मोड बदलने की जरूरत है और ना ही मूड बदलने की। उसी मोड में जिस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे उसी मोड में आप अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन को भी कंप्लीट, मतलब फाइनल टच दीजिए और एक बढ़िया से यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होके तब जो है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे के लिए काम करिए। उस पर बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स देखा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी पार्टनरशिप फर्म देखा, और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेट क्या रहेगी, कब बिजनेस हमारा स्टार्ट होगा, पार्टनरशिप बिजनेस कब स्टार्ट होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, इंपॉर्टेंट बात है, बताइए बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट किया जाएगा। झगड़े की, डिस्प्यूट का जो मेन रीजन होता है पार्टनरशिप बिजनेस में कि बैंक अकाउंट का ऑपरेशन कैसे होगा। आप भी अगर अपना बैंक अकाउंट ओपन कराने जाते होंगे तो जब पहली बार पासबुक प्रिंट कराते होंगे तो उसमें एक कॉलम होता होगा मोड ऑफ ऑपरेशन। तो मोड ऑफ ऑपरेशन में आप अपना सेल्फ आपका आता होगा, वहां पे सेल्फ लिखा आता होगा कि मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, सेल्फ रहेगा। बट यहां पे मोड ऑफ ऑपरेशन पार्टनरशिप बिजनेस में पहले से तय किया जाएगा कि सारे पार्टनर्स मिलकर बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं या किसी एक पार्टनर के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, मतलब ज्वाइंट अकाउंट होगा या किसी एक दो पार्टनर्स के बैंक अकाउंट होंगे पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। यह भी तय करना क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट के बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स के बीच में कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट होगा। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सबसे पहला रीजन होता है पार्टनरशिप बिजनेस का एग्जिस्टेंस में आने की वजह से, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल की कमी होती, इसी वजह से हम लोग पार्टनरशिप की तरफ मूव करते हैं। अगर एक पर्सन के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, सफिशिएंट मनी नहीं है कि वो अपने बिजनेस को कैरी कर सके, तो वो अपने पार्टनर को चाहता है कि अगर दो या दो से अधिक लोग मिलकर पैसा लगाएंगे तब बिजनेस करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से बिजनेस किया जा सकता है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी पार्टनरशिप डीड में तय करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, क्या रूल होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, यह भी तय करना क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं पार्टनरशिप डीड के। सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को कितना दिया जाएगा, और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के बीच में कैसे शेयर किया जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा, इसेंशियल एलिमेंट्स या इसेंशियल फीचर्स कह सकते हैं, इसेंशियल फीचर्स। फिर तीसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा, पार्टनरशिप डीड, मीनिंग ऑफ
पार्टनरशिप डीड। और फिर अभी लास्ट में हम लोग क्या देख रहे थे, कंटेंट या कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट ऑफ पार्टनर, ये चार बातें हम लोग कर लिए। इन चारों बातों की समरी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप एक बार पढ़ें और फिर उसको रिवाइज करें। रिवाइज करने की जरूरत तो है, ये रिवीजन की जरूरत है, बट आप इतना कंसंट्रेट होके, इतना फोकस होके हर एक चीज को पढ़िए, ताकि वन टाइम में ही आपको बिना रिवीजन के सारी चीजें एकदम फाइनल टच देते हुए आपकी प्रिपरेशन होती रहे। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है कि क्या इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप डीड क्यों इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद अगर एक बार एनालिसिस करें कि क्या इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड की, तो बताइए क्या पार्टनरशिप डीड क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें पार्टनरशिप फर्म के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए गए होते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे कैरी किया जाएगा, कैसे चलना है पार्टनरशिप बिजनेस को। क्योंकि दो या दो से अधिक लोग मिलकर कैरी कर रहे हैं, इसलिए उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट होना, कन्फ्लिक्ट होना, बहुत सारी कंट्राडिक्टरी बातें होना, ये सारी चीजें हो सकती है। इसलिए पहले से उनकी क्या कंसेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू पे उनकी सिमिलरिटी आ रही है, उसको पहले से तय कर लेना क्या है, जरूरी है। वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती हैं। यहां पे हम लोग पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस में अगर हम देखें तो इसलिए इंपॉर्टेंट, पहली बात तो हमने आपको पहले ही बताया कि पार्टनरशिप बिजनेस का, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के भी पार्टनरशिप फर्म कैरी किया जा सकता है, बट इन केस कोई फ्रॉड, इन केस कोई अगर लॉस, हैवी लॉस होता है, उस केस में ना तो पार्टनर्स आपस में एक दूसरे को केस कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ केस कर सकते हैं, ना तो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस कर सकते हैं, और ना तो किसी अगर सेलर, हमने किसी सप्लायर से गुड्स परचेज किया, उसकी क्वालिटी खराब है या कुछ उससे इश्यूज हुए हैं, तो उसके खिलाफ भी केस नहीं कर सकते, और ना किसी कस्टमर यानी डेटर जिसको हमने गुड्स उधार बेचा, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन बहुत ज्यादा नहीं ले सकते हैं अगर हमारा फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। और अगर हम पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला कह रहा है कि हेल्प इन सेटिंग एनी डिस्प्यूट और डाउट्स विद रिगार्ड्स टू टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, अगर कोई डिस्प्यूट एराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप डीड की हेल्प लेते हैं। हम लोग पार्टनरशिप डीड की हेल्प लेते हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड में सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है तो उसी टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे हम लोग डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा, इट सर्व्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई पार्टनर बियॉन्ड द टर्म्स एंड कंडीशन काम कर रहा है तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन टर्म्स एंड कंडीशन को हम एज ए एविडेंस, एक तरह से सबूत के तौर पे हम लोग कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर कह रहा है इट रेगुलेट्स ड्यूटीज एंड पावर ऑफ ईच पार्टनर। बिल्कुल सही बात है कि सारे पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज है, उनकी क्या पावर है, या राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करें, राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स के तय होते हैं कहां से, पार्टनरशिप डीड से। किस पार्टनर के कितने राइट हैं, या किस पार्टनर के क्या राइट हैं, और किस पार्टनर के क्या ड्यूटीज हैं। सारे पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज तय होते हैं। अगर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बात करते हैं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि दो दोस्त, बड़े जिगरी यार आपस में मिलते हैं और उनको अपनी दोस्ती पे इतना अकाट भरोसा होता है कि बिना आपस में किसी टर्म्स एंड कंडीशन की बात किए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, और फिर जब पार्टनरशिप बिजनेस में ढेर सारा प्रॉफिट होने लगता है, उस केस में जब डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस केस में क्या किया जा सकता है। केस समझिए आप, केस में क्या कह रहा हूं। मैंने ये कहा कि अगर कभी पार्टनरशिप बिजनेस कैरी हो रहा है बिना टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड किए, मतलब बिना टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए अगर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, सपोज करिए
एक पार्टनर क्या है, एक पार्टनर ए और एक पार्टनर बी। इसने बिजनेस में 5 लाख रुपीस कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और इसने बिजनेस में मात्र 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया। दोनों के बीच में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डिसाइड हुई, दोनों बिजनेस करना शुरू किए आफ्टर 1 ईयर। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कितना आया, 5 लाख और 1 लाख मिला के ए और बी ने बिजनेस करना शुरू किया और 1 साल बाद जो बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,50,000। अगर 1,50,000 रुपए बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा है तो क्या बताइए, उनके बीच में आपस में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी। अब ए का कहना है कि मैंने कैपिटल ज्यादा लगाया तो मुझको प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, बी का कहना है कि हमने कैपिटल भले ही कम लगाया लेकिन हमने मेहनत ज्यादा किया, हमने आइडियाज अच्छे दिए, हमने खूब अच्छे से प्लान किया बिजनेस के, इसलिए बिजनेस का प्रॉफिट 1,50,000 रुपए आया। तो बताइए ए और बी में आपस में डिस्प्यूट हो रहा है, आपस में एक इशू अराइज हुआ कि क्या 1,50,000 को कैपिटल जैसे जैसे लगाया गया उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, बांटना चाहिए, या 1,50,000 रुपए को बराबर बांटना चाहिए, या बी कह रहा है कि हमने मेहनत ज्यादा की, हमने कैपिटल नहीं लगाया लेकिन हमने प्लान्स अच्छे बनाए, आइडियाज अच्छे लेके आए, इस वजह से बिजनेस का प्रॉफिट हुआ। तो बी का कहना है मुझको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब आपके हिसाब से इस केस में क्या होना चाहिए, क्या ए की बात सही है, बी की बात सही है, डिस्प्यूट का केस आया कि नहीं आया? एक चीज आप और समझिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें या इंडियन लॉ सिस्टम की अगर हम बात करें, पूरे भारत का जो कानून व्यवस्था है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो सोसाइटी के लिए किसी के साथ कुछ अनफेयर ना हो सके, कोई किसी के साथ इनजस्टिस ना होने पाए, इस वजह से सारे एक्ट या सारे लॉज को बनाया गया। अगर सोसाइटी पीसफुल चल रही है या कोई डिस्प्यूट नहीं राइज हो रहा है तो लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉ की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब सोसाइटी में क्या होता है, डिस्प्यूट एराइज होता है या किसी के साथ क्या अनफेयर या इनजस्टिस होता है, उस केस में लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे क्या कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का केस एराइज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल एराइज हुआ। अब ऐसे केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पहले से ये सारी बातें, ये सारे केसेस पहले से सोच के रखे गए हैं और ऐसे केस में क्या करना चाहिए वहां पे मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें कि कोई अगर डिस्प्यूट कोर्ट में जाता है तो उस कोर्ट जो डिसीजन देती है उस डिस्प्यूट के लिए, उस डिस्प्यूट के लिए डिसीजन भी कहां से दिया जाता है? एक्ट में लिखी बातों के अकॉर्डिंगली, यानी जो हमारा लॉ है उसमें मेंशन जो प्रोविजंस है, उसमें मेंशन जो बहुत सारी बातें हैं, उसके बेसिस पे सिचुएशन या बातें या जो भी पहले के डिसीजंस आ चुके हैं उनके बेसिस पे डिसीजन दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें ऐसे केस के लिए, पहले से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ केसेस, कुछ सिचुएशन मेंशन की गई कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आइए उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो उस टॉपिक का नाम हो जाएगा कि प्रोविजंस एप्लीकेबल, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड या टर्म्स एंड कंडीशन नहीं तय हैं और बिना पार्टनरशिप टर्म्स एंड कंडीशन तय किए अगर पार्टनरशिप बिजनेस कैरी किया जाता है तो उस केस में क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहली बात क्या है कि अगर कोई पहले से टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट क्या शेयर किया, कैसे शेयर किया जाएगा? इक्वली। दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, मैंने क्या कहा? पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाएगा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उनके बीच में कैपिटल कितना लगाया गया है इसको बिना ध्यान दिए, कैपिटल चाहे किसी पार्टनर ने 1 करोड़ रुपए लगाया और किसी ने 1 रुपए लगाया, किसी पार्टनर ने 1 करोड़ रुपए लगाया और किसी ने 1 रुपए लगाया, तब भी उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा, अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन नहीं तय हैं तो कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, प्रॉफिट या लॉस शेयर किया जाएगा, वो कैसे शेयर किया जाएगा? इक्वली शेयर किया जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या इश्यूज होंगे, क्या रूल है। अगर टर्म्स एंड कंडीशन पहले नहीं बनाई गई, पार्टनरशिप डीड पहले से नहीं बना,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए रूल क्या है? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हम आगे बात करें, अगर हम आगे बात करते हैं अगर हम आगे बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, उसके बाद अगर हम बात करें क्या पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो सैलरी नो कमीशन इज गिवन टू द पार्टनर्स। किसी पार्टनर को कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि क्या सैलरी और कमीशन के बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा हुआ है, किसी पार्टनर ने लोन दे रखा हुआ है, कैपिटल और लोन, दो बातें यहां पे आ रही हैं, ध्यान से आप समझिए। देखिए कैपिटल ऑफ पार्टनर, बातों को समझना बहुत जरूरी है। और एक बात और समझिए, अकाउंट्स के एग्जाम में या पूरे कॉमर्स का जो सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है उसमें ऑलमोस्ट लॉ से रिलेटेड, यानी लॉ पढ़ने का जो पैटर्न है वही कॉमर्स को पढ़ने में भी वही पैटर्न फॉलो किया जाता है। मतलब एक एक टर्म, एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस होता है कि क्या लिखा गया है और कैसे लिखा गया है, उसका क्या मतलब निकल रहा है। तो कैपिटल ऑफ पार्टनर और लोन फ्रॉम पार्टनर, दो बातें यहां पे हो रही हैं। कैपिटल ऑफ पार्टनर और लोन फ्रॉम पार्टनर। देखिए अगर किसी पार्टनर ने एज ए ओनर होने के नाते पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में और उस पैसे को रिटर्न कब चाहता है? जब बिजनेस बंद होगा, बिजनेस को क्लोज करते समय उस पैसे को वापस लेना चाहता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? कैपिटल। लेकिन लोन क्या? अगर किसी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए कोई पार्टनर बिजनेस को पैसा देता है और कहता है कि हमको इतने टाइम बाद वापस ये पैसा चाहिए, तो इसका मतलब वो क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। तो अगर कोई पार्टनर कैपिटल देता है, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है तो उस पर क्या उम्मीद करता है कि उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। एज ए ओनर कंट्रीब्यूट कर रहा है मनी, तो इसलिए क्या उसको एक्सपेक्ट करता है कि प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर लोन के रूप में कोई पार्टनर पैसा देता है तो क्या वो एक्सपेक्ट करता है? वो चाहता है उस पे उसको लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मिले। तो अगली बात यही है कि एडवांसेस या लोन अगर किसी पार्टनर ने किया हुआ है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस लोन पे अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मेंशन की गई, उस केस में भी 6% पर एनम, ध्यान रखना 6% पर एनम की रेट से उसको इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस या लोन बाय पार्टनर पे करना पड़ेगा। किसको? फर्म को। फर्म 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देगा किस पे? लोन फ्रॉम पार्टनर या लोन बाई पार्टनर। अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है किसको? फर्म को, तो उस पे 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अभी इन सभी बातों के बारे में, इन सभी टर्म्स के बारे में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है एग्जैक्टली, फिर सैलरी या कमीशन टू पार्टनर क्या होता है, या कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांसेस क्या होता है, इन सभी के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन या एक तरह से प्रिसाइज नोट मैं यहाँ पे दूंगा कि क्या क्या इन सभी टर्मिनोलॉजीज का अर्थ क्या क्या होता है, इनकी मीनिंग क्या क्या होती है। फिर अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो किसी पार्टनर की ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि कौन कौन से नियम अप्लीकेबल होंगे, रूल्स अप्लीकेबल। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने क्या बताया? रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 के एक्ट के हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कौन कौन से रूल अप्लीकेबल होंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो? रूल नंबर 1, पहला रूल, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाएगा। नंबर 2, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू द पार्टनर्स। अगर तीसरे नंबर पे बात करें, कोई सैलरी या कोई कमीशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। अगर फिर हम बात करें कि क्या सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन
अगर लोन या एडवांसेज है तो उस पर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन एडवांसेज या लोन बाय पार्टनर दिया जाएगा। फिर अगर हम बात करें नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर हम और आगे बढ़ते हैं इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद अगर हम बात करें तो एक रूल ये भी होता है कि ऑल पार्टनर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड कैन चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हम बात करें कि क्या सभी पार्टनर्स बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिजनेस के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा हाँ, सभी पार्टनर। चाहे पार्टनरशिप डीड नहीं भी बनी रहेगी उस केस में भी सारे पार्टनर बिजनेस के डेली एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर और भी हम बात करें तो एनी पार्टनर, जो और एक रूल है वो क्या है, किसी भी पार्टनर का एडमिशन किया जा सकता है बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। एनी पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये कब का रूल है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो किसी भी पार्टनर का एडमिशन कब होगा, जब सारे पार्टनर की कंसेंट होगी तब। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50। अगर मान लो किसी फर्म में 20 पार्टनर हैं और एक किसी पार्टनर का एडमिशन होना है तो ये 20 हो, अगर ये जो 20 पार्टनर्स हैं सारे के सारे पार्टनर की कंसेंट होगी तभी इनका एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज इनका 21 वाले पार्टनर का एडमिशन नहीं हो पाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, सभी पार्टनर्स के पास राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, और सिर्फ चेक करने का ही राइट नहीं है, वो उसकी फोटो कॉपी भी घर ले जाके और भी चीजें समझ सकता है या देख सकता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, 5 टॉपिक्स पे हम लोगों ने बात किया। पहला, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। फिर हम लोगों ने बात किया इसेंशियल फीचर्स या इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हम लोगों ने बात किया। फिर पार्टनरशिप डीड की मीनिंग क्या होती है, फिर कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है, फिर रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये 5 बातें हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इन 5 बातों से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हम बात करें, 1-2 क्वेश्चंस का ओवरव्यू आज हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कॉन्सेप्ट, अगर आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं तो बेकार है। मेरा बेसिक रूल जो कंपटीशन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार करने का जो बेसिक फंडामेंटल रूल है वो क्या है कि आप सबसे पहला काम क्या करिए, सबसे पहला आप कॉन्सेप्ट की कमांड अच्छी करिए। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के बाद आप क्या करिए, तब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके बाद आप 10-20 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस या अच्छे कॉन्फिडेंस होने की वजह से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आइए हम लोग अगर क्वेश्चन इस पे कुछ बात करें, इस पे क्या किस तरीके से क्वेश्चन, जैसे देखिए एक क्वेश्चन यहां पे है, कह रहा अंडर व्हाट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आप किसी नए नंबर से व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेजेस को बड़े मन से पढ़ते हैं या इंतजार करने वाले मैसेजेस को बहुत मन से पढ़ते हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। कह रहा है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ पार्टनर कैन गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम शेयरिंग लॉसेस इन अ फर्म। किस सिचुएशन में, किस स्थिति में कोई पार्टनर को एग्जेम्पशन मिल सकता है, रियायत मिल सकती है, राहत मिल सकती है, किस चीज से, लॉस को शेयर करने से। ऑप्शंस क्या क्या है, मैंने कहा चारों ऑप्शन, सिर्फ सही वाले ऑप्शंस को नहीं समझना है, गलत वाले ऑप्शंस को भी समझेंगे। क्यों, पता है क्या कह रहा है, इफ ही इज अ सीनियर सिटीजन, अगर वो 60 साल के ऊपर है तो क्या उसको एग्जेम्पशन मिल सकता है। क्यों एग्जेम्पशन मिलेगा 60 साल के ऊपर, क्या 60 साल के ऊपर के लोग बिजनेस नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो जाएगा, अगर उम्र बढ़ी तो एक्सपीरियंस भी बढ़ा, इसका मतलब है तो उनको एग्जेम्पशन का कोई सवाल नहीं होता है। कह रहा है इफ ही इज माइनर, माइनर का मतलब क्या होता है, बिलो 18 ईयर्स। बताइए छोटा सा बच्चा है कोई 18 साल के नीचे जिसको सामाजिक अच्छाई बुराई के बारे में पता नहीं है, मतलब समाज सोसाइटी के लोग उसके साथ क्या अच्छा कर देंगे क्या बुरा कर देंगे इसकी समझ उसके पास नहीं है,
क्या उसको पार्टनरशिप बिजनेस में छूट मिल सकती है कि नहीं लॉस को शेयर करने से? हाँ मिल सकती है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि अगर कोई पार्टनर माइनर है यानी 18 साल के नीचे है तो उस केस में उसको लॉसेस जो है शेयर करने से एग्जेम्पशन मिल सकता है, छूट मिल सकती है। अगर कह रहा है अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? इफ ही इज रिटायरिंग पार्टनर, अगर वो रिटायर हो रहा है तब उसको लॉस थे। तो रिटायर होते समय क्यों? जब तक पार्टनर है तब तक उसको लॉस शेयर करना पड़ेगा। ऑल ऑफ दी अबव तो कोई चांस ही नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है? इफ ही इज अ माइनर, अगर कोई पार्टनर माइनर है यानी 18 साल के नीचे है तो उस पार्टनर को लॉसेस से एग्जेम्पशन यानी लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करने से छूट मिल सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, इनोसेंट माना जाता है माइनर को, उसको सोसाइटी की अच्छाइयां बुराइयां नहीं पता, इस वजह से उसको एग्जेम्पशन मिलता है किससे? लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने से। आगे अगर हम और क्वेश्चंस की बात करें तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो कह रहा है कि वाई अ पार्टनरशिप फर्म नीड्स पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की जरूरत क्यों पड़ती है किसी पार्टनरशिप बिजनेस को? आप खुद ही अपने कॉमन से अभी तक जितनी बातें पढ़ें, अगर थोड़े से मन से बातें हम लोग पढ़े होंगे तो उसको आसानी से इजीली आंसर कर सकते हैं। पहला कह रहा है इट एक्ट एज ए प्रूफ इन एनी डिस्प्यूट। हाँ सही है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये अगर डिस्प्यूट होता है तो उस केस में प्रूफ का काम करता है। फिर अगला ऑप्शन भी पढ़ते हैं, अगर पहला ऑप्शन हमको सही मिल जाए तो वहीं पे रुकना नहीं है, तब भी चारों अगर सही ऑप्शन मिल जा रहा है इसके बावजूद हम लोग चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि राइट पार्टनर्स, कह रहा है रेगुलेट राइट्स ऑफ द पार्टनर। ये भी तो सही है, क्योंकि ये सभी पार्टनर्स के राइट्स को बताता है। हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड में सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के मेंशन होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। बिल्कुल, पार्टनरशिप डीड में सभी पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो इसका मतलब है अगर तीनों ऑप्शन हमको सही लग रहे हैं तो चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव का होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड का क्या? ऑल ऑफ द अबव। पार्टनरशिप डीड की हमको आवश्यकता क्यों होती है? क्यों? क्योंकि ये डिस्प्यूट सॉल्व करते समय प्रूफ का काम करता है, पार्टनर्स के राइट्स एंड लायबिलिटीज बताता है और उसके बाद पार्टनर्स के ड्यूटीज और राइट्स को भी रेगुलेट करता है। तो हमारा ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, इतने कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चन के क्राइटेरिया को हम लोगों ने डिस्कस किया और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग कैरी करेंगे कि किस तरीके से और कॉन्सेप्ट जो हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे होगा, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पार्टनर्स के कैपिटल को कैसे मेंटेन किया जाएगा, पास्ट एडजस्टमेंट, अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या गलत तरीके से पार्टनर्स के बीच में कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसको सही कैसे करना है, यानी पास्ट एडजस्टमेंट को रेक्टिफाई कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस सीयूटी की प्रिपरेशन में एकदम लग जाइए। अभी लास्ट एग्जाम देने के बाद बाकी यूपी बोर्ड के जो बच्चे एग्जाम देके फ्री हैं वो अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। यहाँ से रेगुलर जो लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो आप उम्मीद है कि इसको पढ़ के आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से करेंगे। थैंक यू सो मच।